students, class 10 NCERT Maths chapter 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हमको देखना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर सॉल्यूशन जो कि दो वेरिएबल वाले हैं उसकी पेयर का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ले लिए हैं। एक को हम लोग मान लेते हैं लाइन 1 और दूसरा है लाइन 2। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x and y which satisfy equation या लाइन 1 एंड लाइन 2। तो x और y का वो वैल्यू जो लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करे और लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करे, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो हमको अभी देख के पता चल जाता है कि 4 और 2 ये सेटिस्फाई करता है लाइन 1 को। जैसे 4 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड बराबर हो जाता है। यहाँ 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 12 एंड 8 मेक्स 20 और 20 लेफ्ट हैंड साइड में आया और 20 राइट हैंड साइड में है। तो 4 2 दिस सेटिस्फाइज ये L2, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसलिए इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो क्या हुआ, 4 और 2 हुआ। तो 4 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों लाइनों को, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन हुआ। और ये सेटिस्फाई कैसे करता है उसका ग्राफ खींच के देखेंगे। लेकिन पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ हम लोग किस तरह से खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के दौरान हम लोगों को क्या मिला था कि ये मान लीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 1 एंड लाइन 2। ये एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए P है, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये P जो है ये लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब लाइन 1 पे भी ये P लाई करता है और लाइन 2 पे भी ये P लाई करता है। इसका मतलब इसमें यूनिक कॉमन पॉइंट है। तो यूनिक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है इसमें। दूसरा एक कंडीशन अराइज होता था, वो क्या होता था कि ये एक लाइन है, सपोज कीजिए लाइन 1, और दूसरी लाइन भी उसी पे लाई करती थी, मतलब ये लाइन 2 भी उसी पर लाई करती थी। तो इसमें देखिए ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट इसमें हमको मिलेंगे। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक कॉमन पॉइंट मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट अराइज होता था कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होता था तो इसका मतलब नो कॉमन पॉइंट, इसमें कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता अगर ये पैरेलल है, तो संभव ही नहीं है। तो अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसमें नो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। इन तीन कंडीशनों के अलावा कोई
तीसरा कंडीशन नहीं अराइज होता है। तो यहां देखिए एक चीज और है कि यहां हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे एक सॉल्यूशन मिले या बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, तो इनको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ consistent system of linear equation in two variables। और यहां जहां की हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसको हम लोग कहते थे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें एक बार रिवाइज हो गई। मतलब अगर इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक कॉमन पॉइंट मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे लाई करेगी, तो हमको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम कहेंगे कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा और नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह है सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये दोनों में एक मिल रहा है या एक से अधिक मिल रहा है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, और इसमें नहीं मिल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो आप लोग ये इंफॉर्मेशन तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसके बारे में थोड़ा और कुछ समझेंगे। हाँ तो बेटे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन होगा ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखते हैं। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाए। ये मान लीजिए लाइन 1 है आपका और ये लाइन 2 है। तो लाइन 1 को यहां नोट करते हैं। लाइन 1 क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और इसके लिए पॉइंट निकालते हैं ताकि इसको हम ड्रॉ कर सकें। ये x y, मान लीजिए y हमने 0 रख लिया तो ये 0 हो जाएगा। x क्या होगा? दैट ऑल्सो विल बी 0। अच्छा, अब अगर हमने x को 0 रख लिया तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 0 में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y ही मिलेगा। और मतलब ऐसे हमने x को 0 रख लिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये 0 रखा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो ये तो कॉमन पॉइंट मिल जाता है। चलिए कुछ और रखते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, कुछ भी रख सकते हैं। हमने 0 रखा, हमारा काम नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों, ये भी 0 0 आ रहा है, ये भी 0 0 आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम जब 2 पॉइंट मिलेगा तभी एक लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कीजिए 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 रखा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 2y को उधर ले गया तो प्लस 2y, और 2y इज इक्वल टू 2 हुआ तो y इज इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स 1। तो x को अगर हम 2 रखते हैं तो y हमारा 1 मिलता है। तो ये लाइन 1 का 2 पॉइंट हमको मिल गया।
लाइन 2 का इसी तरह निकालते हैं। लाइन 2 क्या है? लाइन 2 हमको दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसके लिए भी निकालते हैं इसी तरह 2 पॉइंट, x और y। मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू 0 रख लिया। y इज इक्वल टू 0 रखा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 3x प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो 3x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/3। ये 20/3 कर तो सकते हैं इसको, लेकिन फ्रैक्शन में अगर एक वैल्यू मिल जाता है तो ग्राफ खींचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड करेंगे और क्या रख सकते हैं? y के जगह पे हम 0 नहीं रखेंगे। चलिए क्या रखेंगे? चलिए इसको इस तरह का बना लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y। अब तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y/3, ऐसा बना लिया। तो अब हम देखें कि y की जगह पे हम क्या रखें कि यहाँ पे जो मिले सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो अगर 1 रखते हैं तो 4 आएगा, y की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4 और 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 16 आया, और 16 3 से डिविजिबल नहीं है। -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा? ये -4 और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +4, +4 20 +4 24 और 24/3 मतलब 8, हमारा काम हो जाएगा। तो y की जगह हमने -1 रखा और ये क्या आ गया? 8। देखिए 20 माइनस 4 इंटू -1/3, that means 20 plus 4 minus 3, that means 24/3, कट के कितना आ गया? 8। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। -1 रखने से आया y के जगह पे, y के जगह पे अगर हम -2 रखते हैं तो ये +8 हो जाएगा? नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 12, ये +12 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा। -3 रखने से भी नहीं आएगा। अच्छा, 4 रखने से भी नहीं हो रहा है। -4 रखा जाए तो +16, 16 और हाँ चलिए, अगर हम y के जगह पे -4 और -4 रखते हैं तो इज इक्वल टू 20 + 16/3, दैट मीन्स 36/3, और कटाने पर कितना आएगा? 12। ठीक है, तो y की जगह हमने क्या रखा? -4, तो x का वैल्यू कितना आया? 12। ये हमको दोनों लाइन के 2 पॉइंट मिल गए। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफ मिला, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अच्छा, माइनस भी है तो माइनस के साइड को भी थोड़ा बड़ा कर लें। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कोऑर्डिनेट का, और ये 0 कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये माइनस में
-1, -2, -3, -4, -5। चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। -1, -2, -3, -4। अब इसको प्लॉट कीजिए। यहाँ क्या है, एक पॉइंट है 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 2, 1। यहाँ एक पॉइंट है 8, -1 और दूसरा पॉइंट है 12, -4। अब प्लॉट करें 0, 0, 0, 0 यही मिलेगा, 2, 1, 1, 2 और 1 ये आ, और इससे अगर लाइन खींचे तो ये हो जाएगी लाइन। ये हमारा लाइन 1 है। लाइन 1 कहने का मतलब x - 2y = 0। इसको प्लॉट करें 8, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और -1 ये मतलब लगभग यहाँ है। ये क्या हो गया, 8, -1। दूसरा है 12, -4। तो यहाँ तक तो हमने 8, 9, 10, 11, 12, चलिए ज्यादा खींच देते हैं 13। तो -12 - 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आ गया एक पॉइंट। और दूसरा क्या है, -4। तो ये लाइन अगर खींचते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट जहां करेगी वही उसका सॉल्यूशन है। तो किताब से देख के अभी इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, किताब में सॉल्यूशन क्या है देखते हैं एक बार। जो भी है, किताब में भी इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लाइन जाके एक दूसरे को काटती है। तो एक दूसरे को काटती है इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस हुए। इसका मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपको काटेंगी, शायद 4, 2 आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो लाइन है 1, 2, 3, 4, ये 4, 2 पे कहीं काटेंगे, 4, 2 मतलब यहाँ पे ऐसे ये लाइन आएगी, मतलब 4, 2 इसका ये पॉइंट जो होगा ये 4, 2, 4 और 2 होना चाहिए। तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए, इसी तरह से ग्राफ खींचना आपको पहले से आता है, पीछे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले में। तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाए, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए ये जो है लाइन ऐसे आएगी एक, ये मान लीजिए लाइन 1 है, और दूसरी लाइन जो है इसी के ऊपर ऐसे आएगी, और ये लाइन 2 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 ये दूसरा एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तीसरा ये जो है, इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो ये एक लाइन ऐसे आएगी और दूसरी लाइन ऐसे आएगी। मतलब ये लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस बनाती हैं, तो नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ भी बहुत सॉल्यूशन मिले, तो इन दोनों सॉल्यूशनों को हम लोग कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस है, और ये इनकंसिस्टेंट है। लेकिन एक चीज है कि किसी भी इक्वेशन को ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमको इतना लंबा चौड़ा ग्राफ वगैरह खींचना पड़ेगा। तो हमको एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट किसी ट्रिक से हम ये बता सकते हैं कि नहीं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज को हम लोग कैसे बताएंगे? तो चलिए, यहां हम लोगों ने देखा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और यहां हमने देखा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही खाली लिखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और यहां हमने देखा नो सॉल्यूशन। तो केवल इक्वेशन को देख के, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के हम कैसे बताएंगे, ये चीज देखते हैं हम थोड़ा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप इक्वेशन को देखते ही बता देंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है या कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दिए हुए इक्वेशन को a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को ले आएंगे। जैसे ये है लाइन 1 का इक्वेशन, x माइनस 2y, c कुछ है नहीं तो प्लस 0 रख दीजिए, और दूसरा है 3x प्लस 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे क्या, इसको हम कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 ये रेशियो देखेंगे, b1 बाई b2 ये रेशियो देखेंगे, और c1 बाई c2 ये रेशियो देखेंगे। तीन कंडीशन इसमें अराइज हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे तब। ये दोनों अगर बराबर नहीं है, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, तो C1 बाई C2 भी देखेंगे, C1 बाई C2, और तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई c2, और हमने देखा कि c1 बाई c2 भी बराबर, ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर आ रहा है लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो हमने लिखा है,
इसका हम A1 की जगह यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू कितना है -2, और C1 इज इक्वल टू क्या है 0 है। A2 दूसरे वाले लाइन में देखेंगे, A2 की जगह क्या है 3, B2 की जगह क्या है 4, और C2 की जगह क्या है -20। अब हम कंपेयर करेंगे A1 बाई A2, कितना आ गया 1/3, B1 बाई B2 ये करेंगे तो -2/4, दैट मीन्स -1/2। अब हमको दिख रहा है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस A1 बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, therefore the equation, the pair of linear equations will have unique solution. तो इस रेशियो को ही कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है या नहीं देता है। तो यूनिक सॉल्यूशन ये देता है, किस कंडीशन में देता है, इस कंडीशन में ये देता है कि यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में उसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फिर 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। A1 बाई A2 निकालो, 2/4 1/2, B1 बाई B2 निकालो तो क्या आएगा 3/6, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ तो क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद C1 बाई C2 निकालो तो -9 बाई -18, माइनस माइनस कट गया, 9 1 जा 9 2 जा, तो यहां दिख रहा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर द पेयर of linear equations will have infinite many solutions या infinite solutions। ठीक है, इस तरह से इसको करें अगर, चलिए यहां कर लेते हैं थोड़ी सी जगह लेके, ये है x प्लस 2y, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, और ये थर्ड, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A1 बाई A2 निकालते हैं तो 1/2 आएगा, उसके बाद B1 बाई B2 निकालते हैं तो 2/4, ये कट के आ गया 1/2, और उसके बाद C1 बाई C2 निकालते हैं तो ये -4 बाई -12, माइनस माइनस गया 4 3 दैट मीन्स 1/3 आया। यहाँ A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो इक्वल आता है, लेकिन C1 बाई C2 का रेशियो उनके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं A1 सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 और C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल, देयरफॉर the pair of
linear equations are have no solution. तो किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और किसका सॉल्यूशन नहीं है, ये देख के बताया जा सकता है, लेकिन आप पहले कुछ प्रैक्टिस करोगे। ये इतना लंबा चौड़ा हमने लिख के बताया आपको, ये आपको समझाने के लिए, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप यूं ही बता सकते हो कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या मेनी सॉल्यूशन रखता है या कोई सॉल्यूशन नहीं रखता, यूं ही बता सकते हो। सो वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पुट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल तो बहुत कुछ पढ़ा, अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्या होता है। ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है हमने। इसमें कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent if show solve them graphically। हमको ये देखना है ये दोनों इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है कहने का मतलब क्या ये हमको सॉल्यूशन देता है। तो सॉल्यूशन दो कंडीशन में हमको देता है। ये हम पहले पढ़े हैं कि दोनों लाइन, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, अगर दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमको यूनिक सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। और दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी है कि ये एक लाइन 1 है सपोज कीजिए, और दूसरी लाइन 2 है, और लाइन 2 जो है ये लाइन 1 पर ही लाई करती है, तो हम कहते हैं इसको, तो हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, क्लियर पॉइंट पे एक जगह काटती है। लेकिन ये लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों एक दूसरे पर ही लाई करती हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये कोइंसाइड करती है। तो कोइंसाइडिंग कंडीशन में हमको मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन तो हमको मिलता है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। और तीसरा एक कंडीशन ये भी अराइज होता है कि ये लाइन 1 और ये लाइन 2 दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? कि कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो कि लाइन 1 पर भी पड़े और लाइन 2 पर भी पड़े। यहाँ तो एक पॉइंट हमको मिलता है, मान लो ये पॉइंट, हमने इस पॉइंट का नाम हमने P रख लिया, तो एक पॉइंट क्लियरली हमको मिलता है जो लाइन 1 पर भी है और लाइन 2 पर भी है, और वही सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे जब लाइन एक दूसरे लाइन पर कंसाइड करेगी तो बहुत सारे पॉइंट हमको कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, और सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो सॉल्यूशन मिलते हैं इन दोनों कंडीशन में, और इन दोनों कंडीशन में चूंकि हमको सॉल्यूशन मिलते हैं इसलिए इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसके ग्राफ को खींचेंगे, क्योंकि ये बोला भी है कि ग्राफिकली ये क्लियर कीजिए, तो इसके ग्राफ को खींचेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन हमको मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या मेनी सॉल्यूशन मिलता है। अगर मिलता है सॉल्यूशन तो ये कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो इनकंसिस्टेंट है। कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी कीजिए। तो ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन आप एक बार खुद से करिए, जितना कॉन्सेप्ट आप बिल्ड किए हैं उससे खुद से सॉल्यूशन कीजिए, और खुद से सॉल्यूशन करने के बाद
सॉल्यूशन से मिला के देखिए आपने सही किया या गलत किया। तो ये हमको दो इक्वेशन दिया है, x + 3y = 6 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 12। ये हमारा लाइन 1 का सॉल्यूशन, लाइन 1 का इक्वेशन है, ये लाइन 2 का इक्वेशन है। अब इसको हम पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको 6 को अगर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 0। ये 12 को इधर लाते हैं तो -12 हो जाएगा और = 0। अब इसके कोऑर्डिनेट का चार्ट बनाते हैं, लाइन 1 से बनाते हैं। लाइन 1 है x + 3y - 6 = 0। ये कोऑर्डिनेट के लिए बॉक्स बनाइए, यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए। एक काम करते हैं, ये x + 3y - 6 = 0 है। x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ते हैं और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये उधर गया -3y हो गया और ये उधर गया +6 हो गया। तो x = 6 - 3y हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, नहीं y निकालना है, सॉरी, 3y को इधर रहने दीजिए, ये उधर गया 6 और ये उधर गया -x और 3 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो /3 हो जाएगा। तो x का कोई वैल्यू रखेंगे और y = क्या होगा, 6 - x/3 होगा। चलिए क्लियरली यहीं पे दिखता है, यही रहने देते हैं। तो x और y का वैल्यू हम निकालेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पे सपोज कीजिए कि हम 0 रखते हैं, x के जगह पे हमने क्या रखा, 0। तो 6 - 0 6 और 6 / 3, तो y का वैल्यू क्या निकला, 2। अब यहाँ पे रखते हैं, सपोज कीजिए 3, x के जगह पे हमने रख लिया 3, तो 6 - 3 यू विल गेट 3 and 3 / 3 that means 1। तो हमको दो पॉइंट मिलते हैं, दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, एक तो 0 2 और दूसरा मिलता है 3 and 1। आपकी किताब में कुछ और भी होगा लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं। लाइन 2 जो है ये 2x - 3y - 12 = 0। तो ये देखिए 2x - 3y - 12 = 0 में 2x को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये -3y उधर जाएगा तो +3y और -12 उधर जाएगा तो +12 और x = यहाँ से 2 को हटाएं तो 2 यहाँ आके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा। तो इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉक्स। दिस इज x एंड दिस इज y। अब y की जगह कुछ रखते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। y की जगह पे अगर हमने 1 रखा, मान लीजिए सपोज कीजिए 1 रख लिया, तो 3 × 1 3, 3 में 12 हमने ऐड किया तो 15, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि 15/2 हमको मिलेगा, बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा वो, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। तो 1 नहीं रखते, -1 रखते हैं। तो -1 यहाँ रखेंगे तो 3 × -1 मतलब -3 और -3 + 12 करेंगे तो वी विल गेट 9, 9/2 दैट आल्सो गिव्स ए फ्रैक्शनल नंबर, सो वी विल अवॉइड दैट आल्सो। 0 रखते हैं, 0 यहाँ रख देते हैं, y की जगह अगर 0 रख देते हैं तो 3 × 0 0 और 0 + 12 12 and 12 / 2 that will give you 6। ये हो गया एक। 1 रख के देखा, 1 - 1 रखा, नहीं आया। 2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखते हैं तो 3 × 2 = 6 और 6 और 12 ऐड करेंगे
So we will get 18. 18 divided by 2, that means it will be 9. तो 9 थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ग्राफ खींचने में हमें बोर्ड में जगह की कमी है, इसलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि 9 तक हम काउंट करेंगे. दैट विल बी क्वाइट ट्रबलसम, इसलिए 9 उसको भी छोड़ते हैं. अब क्या रखेंगे? -2 रखते हैं. तो -2 रखते हैं तो दिस विल बिकम -6. -6 एंड +12, इट विल मेक +6, एंड +6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3. तो -2 रखा हमने, तो x का वैल्यू क्या मिला? 3. अब हमको 2 पॉइंट यहाँ मिले, 6 0, और दूसरा पॉइंट मिला 3 -2. ठीक है, अब ग्राफ खींचते हैं. तो ग्राफ बोर्ड पे खींचने के लिए मैंने एक स्केल इंतजाम किया है, जिसको हम टी स्केल कहते हैं, और ये हमने खींचा x एक्सिस. ये हमने x एक्सिस खींचा. दिस इज माय x एक्सिस and this is my y axis. ये जहां पे इंटरसेक्टिंग है वो 0 है. दिस इज x डैश एंड x, मतलब 0 से इधर पॉजिटिव साइड है और 0 से इधर नेगेटिव साइड है. राइट हैंड के साइड पॉजिटिव और इधर लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा नेगेटिव है. ऊपर y एक्सिस पे आते हैं. दिस इज y एंड दिस इज y डैश. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव हिस्सा और नीचे वाला नेगेटिव का हिस्सा. अब इस पे हम अलग अलग यूनिट खींचते हैं. तो अलग अलग यूनिट खींचने के लिए हम ये छोटा स्केल, चूंकि यूनिट बराबर होना चाहिए इसलिए हम छोटे स्केल का यूज कर रहे हैं. एंड दिस इज यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0, 2 और 3, 1, हमने 8 तक खींच दिया, 8 डिवीजन कर दिया, तो दैट इज एनफ. इधर भी कर ले वैसे ही. दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वैसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. ऊपर भी कर ले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चूंकि हम प्लेन बोर्ड पे कर रहे हैं इसलिए हमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोग तो ग्राफ पेपर पे करने वाले हो और ग्राफ पेपर पे इतना सारा झंझट करने की जरूरत नहीं.
आप क्लियरली ग्राफ पेपर पे तो डिवीजन बने हुए होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी जो दिक्कत मुझे हो रही है। आप इसमें ये हो गया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, and this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हो गया। अब हम प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 2, 0 and 2, ये पॉइंट हो गया हमारा पहला। यहां लिख देंगे 0 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3 1, 3 and 1, ये लगभग यहां आएगा। दिस इज 3 and 1। ठीक है। इसमें का लाइन 2 का खींचेंगे 6 0, तो 6 0 ये पॉइंट आया। और 3 -2, तो 3 और -2 यहाँ पे आएगा लगभग 3 and -2। ठीक है। अब दोनों लाइन खींच दीजिए। ये लाइन खींचा हमने दोनों को, ये हमारी लाइन, और इसको खींचा, ये तो 6 0 था ना, 6 0, ये 6 0 ये पॉइंट, इसको भी दोनों को मिला के हमने लाइन खींचा। कहाँ गया? ये पॉइंट चला गया। ये हो गया आपका ये लाइन। तो दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। ठीक है। तो क्लियरली हमको दिख रहा है, कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो ये कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे सिंस line 1 and line 2 intersect at P, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो therefore it is consistent। तो इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन देगा, और ये कंसिस्टेंट हो गया। ये यहां तक तो हमारा आंसर हो गया। अब कहता है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर ऐसा होता है तो इसको ग्राफिकली आप सॉल्व कीजिए। तो ग्राफिकली सॉल्व करने में क्या होता है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं हुआ है अभी, आपके बुक से अभी देख के आंसर बता देते हैं, क्योंकि चूंकि ये डिवीजन पूरी तरह से सेम नहीं हो पाते। ग्राफ पेपर पे तो डिवीजन आपके सेम रहेंगे, और वहाँ एरर होने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे एरर हो सकते हैं। तो यही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कहाँ आ रहा है? इसके सीधे पे आ रहा है। दैट मीन्स 4 और 6 के 5 और 6 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स ये 4.5
सॉरी 5.5 5.5 और y में आ रहा है यहाँ नीचे, मतलब 0 और -1 के बीच में कहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5। तो हमारा इस ग्राफ के अनुसार x इज इक्वल टू 5.5 आ रहा है और y इज इक्वल टू 0.5 आ रहा है। ये सॉल्यूशन आ रहा है हमने जो ग्राफ खींचा है उसमें, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है। आपके बुक में एक्यूरेट ग्राफ पेपर पर ही खींच के बनाया गया है और ये आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आंसर 60 आया है, 60। ये यहाँ ना कट के यहाँ पे कटना चाहिए था, तो चूंकि एक्यूरेसी नहीं है इसलिए इस तरह का आया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ये ऐसा खींचते हैं, रहने दीजिए अभी ऐसा ही। आप जब ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो 60 इसका आंसर होगा, मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक कॉमन पॉइंट है जो लाइन 1 पर भी आएगा और लाइन 2 पर भी आएगा। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आएगा। तो इस तरह से ये बात खत्म होती है। ये ग्राफिकली हमने ये भी बता लिया कि ये कंसिस्टेंट है और दूसरा ग्राफ खींच के हमने उसका सॉल्यूशन भी बता लिया। सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको उसका सॉल्यूशन माना जाता है। अब आपका सॉल्यूशन सही हुआ कि नहीं, इसके करेक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि x और y का जो भी वैल्यू आया है इन दोनों दिए हुए इक्वेशन में कहीं भी रख दीजिए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आता है तो योर सॉल्यूशन इज राइट। तो जैसे x + 3y - 6 = 0, ये हमने लिया है पहला इक्वेशन। x = 6 रख दिया और 3 × y की जगह पे 0 रख लिया और -6 = देखिए क्या आता है, तो 6 प्लस ये तो 0 हो गया और -6 और 6 कट गया तो क्या आ गया 0, और आपका राइट हैंड साइड तो 0 है ही, तो दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो जो भी सॉल्यूशन आपका आता है उस सॉल्यूशन को आप यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख के आप उसको देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन ठीक है और आपका ग्राफ भी ठीक है। तो आपको कहना यही है कि आप लोग ग्राफ पेपर पे ही कीजिए, कंजूसी ना कीजिए। ग्राफ पेपर जरूर खरीदिए और खरीद के उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ये रहेगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि प्लेन पेपर पर ही जैसे हमने खींचा है वैसे ही वो खींच के अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं वहाँ तो उनको ग्राफ पेपर मिलता है एंड दे विल हैव टू प्लॉट ऑन ग्राफ, और ग्राफ पे जब आप प्लॉट करते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत आने लगती है। इसलिए ग्राफ पेपर खरीदिए और ग्राफ पे प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको पुट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। आप वीडियो को पॉज करके और इसको पुट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कहता ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ये एक पेयर इक्वेशन दिया हुआ है। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को हमें ये देखना है कि इसमें क्या कंडीशन अराइज होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है, उसके कंडीशन आपको बताया भी है। तो सॉल्यूशन हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है। तो लाइन 2 को देखिए, थोड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शनल रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो
by simplifying the equation of लाइन 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां देखिए, या तो 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या तो 5 और 1 का एलसीएम निकाले एंड दैट विल बिकम 5। 1 से 5 को डिवाइड किया 5 एंड 5 3 15x। दैट मीन्स जैसे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह करेंगे। 5 से 5 को डिवाइड किया 1 into 24 दैट मीन्स 24y एंड 5 1s are 5 1 into 3 is equal to 0। और ये 5 यहाँ पे चूंकि डिवाइडेड है उसको उधर ले जाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 into 0 दैट विल बिकम 0। तो ये भी आपका कैसा आ गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो चलिए अब हमारा लाइन 2 ये है, लाइन 2 ये है। इसमें एक काम और करते हैं, यहां से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और ये मिलता है 5x माइनस 8y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये 3 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे और वो 3 खत्म। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका लाइन 2 हो गया और ये आपका लाइन 1 है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, तो 5x माइनस 8y प्लस 1, दूसरा लाइन का इक्वेशन वो भी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब सेम इक्वेशन हमको मिल गया। और सेम इक्वेशन मिल गया तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं और सपोज कीजिए पहले का ऐसे आता है तो दूसरे लाइन का इक्वेशन भी दूसरे लाइन का भी इसी पर कंसाइड करेगी। तो कंसाइड करेगी तो कंसिस्टेंट तो है, दैट मीन्स इट विल गिव इक्वेशन बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली इट विल गिव मेनी सॉल्यूशन। तो ये आप लोग खींच के 2-4 पॉइंट रख के आप देख सकते हैं, अब खींच सकते हैं, लेकिन अब हम इस पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ये हमको यहीं से पता चल गया कि ये इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो कोई कंसिस्टेंट तो है लेकिन इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। तो हमको पूछा भी इतना ही है कि ये देख लीजिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है। तो हमको यहीं से पता चल जाता है दोनों लाइन का इक्वेशन सेम है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसको आप पुट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनाना है और इस इक्वेशन को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन बताना है। कहते हैं चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में गई, उसे कुछ पैंट और स्कर्ट्स लेने थे, पैंट्स और स्कर्ट्स लेने थे। When her friends asked her how many of each she had bought, उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि उसने कितने पैंट्स लिए और कितने स्कर्ट्स लिए। She answered, उसने जवाब दिया, थोड़ा पॉलिटिकली जवाब दिया। भाई पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उनका जवाब ऐसा होता है कि उनके फेवर की बात सोचो तो भी सही कह रहे हैं और दूसरी तरफ से सोचो तो भी सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं। तो उसी तरह इसने भी जवाब दिया। इसने कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। इसने जवाब दिया कि स्कर्ट्स जो वो खरीदी है पैंटों की संख्या से 2 कम है।
पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है क्या? स्कर्ट। और फिर आगे उसने कहा ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। उसने कहा मैंने जितना पैंट खरीदा है उसके 4 गुने से 4 कम स्कर्ट है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स। हमने पैंट्स की संख्या x मान ली एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स SKIRTS बी वाई। स्कर्ट्स की संख्या हमने y मान ली। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने जो पहला शर्त बताया वो ये बताया, ये रहा हमारा पैंट और ये रहा स्कर्ट। कहा कि जितने स्कर्ट उसने खरीदे हैं स्कर्टों की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो पैंट की संख्या का 2 गुना और उससे 2 कम कर दे तो वो स्कर्ट की संख्या के बराबर हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice of number of pants। ये कंडीशन हो गया। तो इसको हम बना सकते हैं 2x माइनस वाई और इस -2 को उधर ले जाएंगे +2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या इक्वेशन बनता है वो देखते हैं। इधर हमने पैंट लिखा और इधर हमने स्कर्ट लिखा। तो कहती है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ये स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स। पैंट्स की जो संख्या है उसके 4 गुने से 4 कम ये स्कर्ट्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ये उधर गया +4। दिस इज इक्वेशन 2। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशन बन गए और इनके हम लोग इसके ग्राफ पे लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि कितने पैंट और कितने शर्ट ये खरीदती है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार हमने जो इक्वेशन सेट किया है वो ठीक है या नहीं है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 y इज इक्वल टू, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन हमारे दोनों बन गए, इक्वेशन सही है। तो लाइन 1 से लाइन 1 का हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाए इसके। ये x है, ये y है। तो हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो 2x इज इक्वल टू y को उधर ले जाए तो 2 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई बाई 2। तो y अगर हम 0 रखते हैं, y अगर 0 रखते तो 2 प्लस 0 मतलब 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x का वैल्यू 1 आ जाना है। और y अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 2 कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गए 1 और 0। फिर दूसरा मिल गया 2 और 2। लाइन 2 का कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे तो लाइन 2 में है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x और y, ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई
and x is equal to 4 plus y divided by 4. तो y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 4 plus 0 4 और 4 divided by 4 1 आ गया. y की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं, y की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 plus 4 8 and divided by 4 that will become 2. तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे मिला 1 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 2 और 4. अब इसका ग्राफ खींचेंगे और कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस इंटरसेक्ट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेकिन हम लोग यहाँ से देख ले रहे हैं 1 0 और 1 0. ये लाइन अगर हम खींचते हैं ग्राफ में तो 1 0 इसमें भी आने वाला है और 1 0 इसमें भी आने वाला है. ये कॉमन पॉइंट हो गया. तो हम आंसर कह सकते हैं कि x is equal to 1 और y is equal to 0. That means number of pants will be 1 and number of skirts will be 0. तो ये हो जाएगा आंसर. आपको ग्राफिकली ग्राफ खींचने भी आता है. दोनों लाइन आप ग्राफ पेपर पे अच्छी तरह से खींचिए और दोनों का आंसर आप फाइंड आउट कीजिए. दैट विल बी वर्क फॉर यू. अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेस फाइनली.